ये 123 में देख लिया हमने कि जो गिफ्ट है किस तरीके से इफेक्ट में आएगा। इफेक्ट में आने के लिए सीधा सीधा से जो ना, अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट वो इफेक्ट में आएगा। और दो उसके जो उसका डोनर है, डोनर के द्वारा उसको साइन होना चाहिए, और कम से कम 2 व्यक्तियों के द्वारा वो अटेस्टेड होना चाहिए। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट की हम बात करते हैं, इफेक्टेड आइदर बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड एज अफोरसेड, जैसे ऊपर कह के आए हैं, या डिलीवरी बाय डिलीवरी हम उसको इफेक्ट में ला सकते हैं। 124 में ये कहता है भैया, अगर कोई गिफ्ट ऐसा हो, यानी कि जिसमें 2 प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और दूसरी प्रॉपर्टी फ्यूचर प्रॉपर्टी है, तो उस स्थिति में सीधे सीधे से क्लियर कट भैया प्रोविजन यही है कि केवल और केवल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट है वो तो वैलिड होगा, और जो फ्यूचर प्रॉपर्टी की हम बात उसमें करके चल रहे हैं, उस स्थिति में वो वॉइड हो जाएगा। क्योंकि हम जब डेफिनेशन में देख करके आए हैं, डेफिनेशन सीधे सीधे से कहता है सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम वहां बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। और दूसरा, अब हम बाकी बात करते हैं, अगर प्रॉपर्टी कई 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को गिफ्ट में की जाती है, यानी कि कहीं एक ट्रांजैक्शन में 2 या 2 से अधिक डोनी है, तो उस स्थिति में अगर एक के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, सपोज कीजिए मेरे पास 3 मकान है, मैं सिंगल ट्रांजैक्शन के द्वारा वो तीनों मकान एक उसको देता हूँ, एक लव को दे देता हूँ, और एक प्रिया मैडम को देता हूँ, प्रिया मैडम उसे लेने से मना कर देती है, तो उस स्थिति में केवल प्रिया मैडम के एक्सटेंट तक वो वॉइड होगा वो ट्रांजेक्शन, बाकी दोनों के लव और कुश के मामले में वो जो ट्रांजेक्शन है वैलिड होगा, जो 125 कहता है। ए गिफ्ट ऑफ ए थिंग टू 2 और मोर डोनीज ऑफ whom one does not accept, उनमें से जो एक्सेप्ट नहीं करता है केवल वहां तक, इज void as to the interest which he would have taken had he accepted, केवल उस इंटरेस्ट तक अगर वो एक्सेप्ट करता जो उसे ट्रांसफर किया जाता। लेकिन अब ये 126 में हम देख रहे हैं कि जो गिफ्ट है वो कब तो सस्पेंड होता है और कब वो रिवोक हो सकता है। कुछ बताओगे क्या हो सकता है इस मामले में? कोई एग्जांपल से बता दो बस, इसका प्रोविजन तो मैं ही बता दूंगा, वो भी बाद में। सर जैसे कि अगर ए ने सर बी को अपनी लैंड गिफ्ट करी, ये कहते हुए कि सर अगर ए के जो डिसेंडेंट्स हैं वो उससे पहले मर गए, तो सर गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, और सर अगर वो पहले मर गए तो ए को वापस मिल जाएगी फील्ड। ऐसे थोड़ी। अंजलि आप दोगे कोई? सर जैसे जो इलस्ट्रेशन में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो डोनर होता है उसकी स्वीट विल पे जब भी होता है तो फिर वो वॉइड माना जाता है, तो या अनटिल अनलेस उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया हो। तो जैसे इसमें एग्जांपल है कि ए ने बी को 1 लाख रुपीज दिए, और बी की कंसेंट से उसने ये डिसाइड कर लिया था कि 10,000 मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ। तो जब तुम्हें वापस ही लेने हैं, यानी कि वो तुमने दिए ही नहीं, तो गिफ्ट वैलिड माना जाता है 90,000 तक, और वॉइड माना जाता है जो उसने 10,000 वापस लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। वापस देख लेते हैं। द डोनर एंड डोनी में एग्री दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट which does not depend on the will of the donor a gift, तो उस स्थिति में जब डोनर और डोनी दोनों ही एग्री हो जाते हैं कि किसी स्पेसिफाइड इवेंट के, अब इवेंट है यानी कि जो इवेंट है एक्ट नहीं है, इवेंट के होने पर, और वो इवेंट जो किसी डोनर के विल पर डिपेंड नहीं है, उस गिफ्ट की हम बात करते हैं, तो गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, वो उस स्थिति में या तो सस्पेंड हो जाएगा, रिवोक्ड हो जाएगा। लेकिन गिफ्ट विच द पार्टीज एग्री शैल बी रिवोकेबल होली और इन पार्ट एट द मेयर विल ऑफ द डोनर, लेकिन अगर खाली विल जो डोनर है उसकी मेयर विल पर ही अगर कोई पार्ट जो है वॉइड है, तो मतलब रिवोकेबल होगा, तो उस स्थिति में वो भैया void होगा wholly or in part as the case may be। a gift may also be revoked in any of the cases, यानी कि जो गिफ्ट है कि उनको किसी भी स्थिति में उसको रिवोक किया जा सकता है। सेम वांट ऑफ फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि कंसिडरेशन की जहां जैसी बात होती है तो उस स्थिति में क्या है, void हो जाएगा, रिवोक्ड हो जाएगा। इन विच इफ इट वर ए कॉन्ट्रैक्ट इट माइट बी रिसाइंडेड, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता रिसाइंड हो जाता,
तो उसे छोड़ते हुए ए गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड, अगर एक बार गिफ्ट हो जाता है, वंस द गिफ्ट एक्सेप्टेड कैन नॉट बी रिवोक्ड, नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अफेक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर और कंसीडरेशन विदाउट नोटिस। फिर उस स्थिति में जो ट्रांसफर है वो कंसीडरेशन के बदले में बिना नोटिस के अगर उसने लिया है तो उस स्थिति में किसी भी वो रिवोक नहीं होगा। एग्जाम्पल दोनों भैया आपने देख ही लिए हैं। ओनरस गिफ्ट की हम बात करते हैं, ओनरस गिफ्ट की हम ये है भैया कि जब एक सपोज कीजिए मैंने जो 3 मकान थे, अब वो तीनों मकान मैंने कुछ को गिफ्ट में की है, उनमें से एक प्रॉपर्टी के ऊपर जो ना रेवेन्यू का जो ना पैसा बकाया है, अब वो सिंगल ट्रांजेक्शन में 3 मकान इनको दे रहा हूं मैं, तो उस स्थिति में जो कुछ है कुछ की क्या है कि या तो सारे को वो एक्सेप्ट करे या सारे को रिजेक्ट करे। कुछ ये नहीं कर सकते कि वो उस मकान को छोड़ दे, सर इस पर तो बहुत पैसे बकाया है, इसे मैं नहीं ले रहा, बाकी ये 2 दे दो, तो उस स्थिति में ये सब वॉइड हो जाएगा भैया। और इसको बोलते हैं आप ओनरस गिफ्ट, यानी कि दूसरा दान, जिसके ऊपर कोई चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, वेयर ए गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल ट्रांसफर, सिंगल ट्रांसफर में कोई चीज की गई है, 2 या 2 से अधिक संपत्ति है, टू ए सेम पर्सन ऑफ सेवरल थिंग्स, यानी कि एक व्यक्ति को सेवरल अलग अलग वस्तुएं दी गई हैं, ऑफ विच वन, जिनमें से एक, एंड द अदर आर नॉट बर्डन, जिनमें से एक या कुछ अन्य बर्डन, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, बाई एन ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन के द्वारा, द डोनी कैन टेक नथिंग, जो डोनी है कुछ नहीं ले सकता, बाई द गिफ्ट, कब तक, अनलेस ही एक्सेप्ट इट्स फुल्ली, जब तक वो उसे पूरे को एक्सेप्ट ना करे, वहां उसकी ये विल नहीं होगी कि वो केवल और केवल कुछ ये नहीं कर सकती कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर बकाया है, गवर्नमेंट के ड्यूज है, उसे छोड़ दे और बाकी को ले ले। लेकिन where a gift is in the form of a 2 or more separate and independent transfers, जहां गिफ्ट अलग अलग इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स में किया गया है to the same person of several things, तब भैया ये क्या है, the donee is at liberty to accept one of them, उनमें से एक को चूज कर ले, ठीक है सर ये 2 दे दीजिए, इसे आप अपने पास रखिए, and refuse the other although the former may be beneficial and the later onerous, लेटर्स जो ओनरस है, ओनरस से मतलब क्या है, जिसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई ड्यूज बकाया है। अब ये कहते हैं ओनरस गिफ्ट टू ए डिस्क्वालिफाइड पर्सन, डिस्क्वालिफाइड पर्सन, सपोज इसको आप ऐसे मान के चलिए कि मैंने एक प्रॉपर्टी एक ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट की जो माइनर है, अब माइनर के द्वारा ठीक है भैया एक्सेप्ट कर ली जाएगी, उसकी ब्याह पर किसी और ने एक्सेप्ट कर ली, और वो ओनरस प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर ड्यूज बकाया है, तब उस स्थिति में जो माइनर है, जब तक तो उनकी कोई लायबिलिटी बनती नहीं है, जब तक वो मेजर होंगे, लेकिन मेजर होने के बाद वो क्या करें, तुरंत आएंगे और पकड़ो भैया अपनी प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए, और अगर वो नहीं आते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब उस स्थिति में जो ड्यूज उस पर बकाया था उनकी जिम्मेवारी हो जाएगी कि वे उसे दे दें। ओनरस गिफ्ट टू ए डिस्क्वालिफाइड पर्सन ए डोनी not competent to contract and accepting property burdened by any obligation is not bound by his acceptance, यानी कि अगर वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो उसके ऑब्लिगेशन से वो बाउंड नहीं होंगे, लेकिन आफ्टर बिकमिंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही वो मेजर होंगे, कॉम्पिटेंट हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड बीइंग अवेयर ऑफ द ऑब्लिगेशन, और उन्हें पता लग जाएगा कि इस पर देनदारी है, बकाया है, ही रिटेन्स द प्रॉपर्टी गिवन, वो अपनी से उस प्रॉपर्टी को अपने पास बनाए रखते हैं, एंजॉय करते हैं, ही बिकम्स सो बाउंड, फिर उस स्थिति में वो भैया बाउंड हो जाएंगे। कुछ देखना भैया क्या कहते हैं इलस्ट्रेशन। A shares in X. A has shares in X, a prosperous joint stock company, and also shares in Y, a joint stock company in difficulties. यानी कि Called ए के शेयर थे एक्स कंपनी में और वाई कंपनी में, जो एक्स कंपनी है वो भैया प्रॉस्पेरियस थी और भैया समृद्ध थी, फ्लरिश थी, खूब बढ़िया चल रही थी, जो वाई कंपनी है वो डिफिकल्टी में है, दोनों कंपनी में उसके शेयर है। अब आगे चलो भैया। heavy calls are expected in respect of the shares in Y. A given B all his shares in joint stock companies. B refuses to accept the shares in Y. He cannot take the shares in X. यानी कि जो हम पहली बात कह के चल रहे थे कि पूरे को एक्सेप्ट करे, खाली एक को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो दूसरा भी कंप्लीट कर दो भैया। A having a lease for a term of years of a house at a rent which he and his representatives are bound to pay during the term, and which is more than the house can be let for, given to be the lease, and also
as a separate and independent transaction a sum of money. A refuses to accept the lease. He does not by his refusal forfeit the money. यानी कि कहना चाह रहा है ये, सर मुझे समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं अभी आएगा बेटा। अंजलि आप बताएंगे भैया। सर इसमें ये कह रहा है कि एक घर था वो रेंट पे उठाया गया था एंड तो जिस इंसान को उठाया गया था वो और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो वो बाउंड थे कि वो किराया दें। तो इसमें और वो एक ड्यूरेशन के टाइम पे ही उन्हें वो देना था जो कि एक्चुअली में जिस प्राइस पे वो उठाया जा सकता था किराए पे उससे ज़्यादा था। एंड एक सेकंड सर। और इसमें साथ में एक दूसरे ट्रांज़ैक्शन से मनी भी पे किया जा रहा था, तो इसमें ये आ जाएगा कि जो ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 अलग-अलग ट्रांज़ैक्शंस हैं, तो यहाँ पे एक जगह वो रिफ्यूज़ कर सकता है और दूसरे को एक्सेप्ट कर सकता है। कुछ आया वो समझ में? आज सर आ गया। चलो प्रिया देखो एक बार आप बता दो भैया क्या कहना चाह रहा है। सही ये कह रहा है कि ए के पास एक घर होता है लीज पे उसको मिला होता है, उसको रेंट देना होता है हर महीने, जो उसको उसके रिप्रेजेंटेटिव को देना होता है और उसका जो रेंट होता है वो उससे ज़्यादा होता है जितना उसके लिए होना चाहिए। तो वो जो ए है वो उसको बी को लीज़ कर देता है एक ट्रांज़ैक्शन में और दूसरी ट्रांज़ैक्शन में वो उसको कुछ पैसे देता है। तो यहाँ पे क्या होता है बी लीज़ को रिफ्यूज़ कर देता है, मतलब लीज़ को नहीं लेता वो। पहली वाली ट्रांज़ैक्शन को वो रिजेक्ट कर देता है, लेकिन दूसरी वाले को वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि ही डज़ नॉट बाय दिस रिफ्यूज़ल फॉरफिट द मनी, मतलब वो मनी को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि वो अलग-अलग ट्रांज़ैक्शंस में हुई है। बिल्कुल सही बात है। देखो 127 का जो दूसरा पैरा है वो इसी बात को कहता है कि जहां गिफ्ट दो या दो से अधिक सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट और इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी के बारे में है और उसमें जो ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टियां और एक ही व्यक्ति को है, अलग अलग संपत्तियां एक ही व्यक्ति को अलग अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से दी जा रही है, उस स्थिति में डोनी की लिबर्टी होती है कि वो भैया उस प्रॉपर्टी को ले ले जो प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, साफ सुथरी है, और जो साफ सुथरी नहीं है उसके ऊपर कोई देनदारी है तो उसे वो मना कर सकता है। सेम चीज हम यहाँ कह के चल रहे हैं। जो ये पहली चीज है, अब इसको बिल्कुल ऐसे ले लीजिए कि मैं एक मकान में किराएदार हूँ और मैंने भैया उस मकान का किराया कई महीनों से दिया नहीं है, ठीक। अब मैंने वो किराएदारी पूरे के पूरे ऐसे ही अपने जो हमारे कुछ भाई साहब है इन्हें गिफ्ट में दे रहा हूँ, लो भैया ले लो। यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि भैया किराया 5,000 होना चाहिए, मैंने 10,000 में ले रखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 10 महीने से किराया ही नहीं दे रहा, वो ऐसे के ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ मैंने कि भैया ले लो गिफ्ट में कि भैया मकान की किराएदारी तुम्हारी हुई, और साथ में 10,000 रुपये और दे रहा हूँ अलग सेपरेट ट्रांजेक्शन से। उसके पास लिबर्टी है, वो चुपचाप पहले तो 10,000 रुपये लेके रखे आराम से, मना ना करें। अगर से पहले मना कर देंगे तो मैं 10 कहाँ से दूंगा इन्हें। ठीक है सर, और भैया 10,000 और रख लो, तो अलग 10,000 वो लेकर रख ले चुपचाप और मना करते सर ये मैं नहीं ले रहा। अब उस स्थिति में 10,000 रुपये तो वो तो एक्सेप्ट हो गया, उनको तो गिफ्ट हो गया। अब वो जो लीज है, लीज को इन्होंने मना कर दिया। अब आ जाती है भैया यूनिवर्सल डोनी सर्वस्व आदाता। यूनिवर्सल डोनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 127 157 सॉरी 127 के जो प्रावधान है आप उनको फॉलो करते हुए ये कहते हैं वेयर ए गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ द डोनर्स होल प्रॉपर्टी, डोनर की पूरी संपत्ति का गिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। द डोनरी इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट dues by and liabilities of the donor at the time of gift to the extent of property comprised therein। यानी कि अगर मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मैंने कुछ को अगर गिफ्ट कर दी है, उस स्थिति में जो कुछ है उसको उन्हें सब कुछ जाएगा। सब कुछ इन द सेंस कि प्रॉपर्टी तो जा ही रही है, प्रॉपर्टी के साथ साथ उस प्रॉपर्टी के ऊपर जितने भी ड्यूज हैं, लाइबिलिटीज है, बर्डन है,
वो सब भी ये क्या है, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है कुछ? जी सर। 129 सेविंग ऑफ डोनेशन मॉर्टिस कॉजा एंड मोमडन लॉ। मॉर्टिस कॉजा यानी कि मरणासन दान की जब हम बात करते हैं, जब मृत्युशैया पर लेटे हो कोई चीज लिख दो भैया। नथिंग इन दिस चैप्टर रिलेट्स टू गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी इस चैप्टर की कोई भी बात वो मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट को टच नहीं करेगी। जो कि हमने कब किया है, मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, जो मृत्यु की प्रत्याशा में कि भैया अब तो मैं मरने वाला हूँ, ठीक है भैया खुश, ये पकड़ो घड़ी और ले जाओ आराम करो। और शैल बी डीम टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोमडन लॉ, या मुस्लिम लॉ के किसी नियम को दुष्प्रभावित करती है, तो ये सारी चीजें उसको तो कोई छेड़छाड़ करेंगी नहीं भैया। ये गिफ्ट तो आपका खत्म हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो।